नमस्कार, मैं हाजिर हूं आज के मुद्दे के साथ, यानी देश के मुद्दे के साथ, जो दिन भर खबरों की सुर्खियों में रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम की, जिस पर न तो केवल सिर्फ महाराष्ट्र की जनता की बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर महाराष्ट्र का अगला महाराजा यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल मंथन का दौर जारी है। देखना यह होगा कि किस तरीके की चीजें सामने निकल के आती है। हालांकि अभी तक जो खबरें छनकर आ रही हैं उनमें दो नाम सबसे ऊपर हैं, वह देवेंद्र फडणवीस का और एकनाथ शिंदे का। हालांकि आलाकमान की ओर से अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र का भावी महाराजा कौन होगा। कई फॉर्मूलों पर चिंतन मंथन जारी है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल हो सकता है। बीजेपी आला कमान राजस्थान या मध्य प्रदेश या बिहार का फॉर्मूला भी अपना सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का परफेक्ट फॉर्मूला निकला है। महाराष्ट्र में महायुति ने ऐसा स्ट्राइक रेट छापा है कि अच्छे भौचक्के रह गए हैं। 288 सीट में से 230 सीट यानी स्ट्राइक रेट 81.25% रहा है। लेकिन इस बार मोदी की लहर चली है, बीजेपी की लहर चली है, महायुति की लहर चली है। गुज़िश्ता चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो देश में इतनी बड़ी लहर राजनीतिक इतिहास में बड़ी जीत जैसी नजर आती है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे और साथ में इस पूरी चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे मेहमान। लेकिन एक मुद्दा और भी है। जी हाँ, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में जो है संविधान दिवस लगातार मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मौके पर केंद्र की सरकार को यानी कि मोदी सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी जमकर हल्ला बोला। इन दोनों महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मेरे साथ एक बहुत ही सम्मानित पैनल जुड़ा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। साथ ही एनसीपी के नेता मेरे साथ जुड़े हैं तबरेज अहमद। तबरेज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। तो लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पड़ताल पे जाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो नतीजे आए वो क्यों आए और किस तरीके से आए। इस पूरे घटनाक्रम को अगले 1 घंटे में पूरी तरीके से खंगालेंगे। लेकिन आइए देखते हैं पहले ही रिपोर्ट। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। किसे मिलेगी अगले सीएम की कुर्सी? शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 दिन पहले आए विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें नई व्यवस्था होने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने को कहा। एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ राजभवन पहुंचकर इस्तीफा सौंपा। राज्य में संपन्न विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत हुई। अब गठबंधन की ओर से जल्द ही नई सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने की संभावना है। 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति को 232 सीटें मिली और जल्द ही महायुति की ओर से विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। इस रेस में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने भी अभी तक सीएम पद की दावेदारी छोड़ी नहीं है, मगर बीजेपी के सबसे बड़े दल बनकर उभरने के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि बीजेपी इस बार सीएम पद से कोई समझौता नहीं करेगी। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति के प्रचंड जीत के बावजूद अगला सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीएम कौन होगा, इसका फैसला दिल्ली स्थित आलाकमान लेगा और इसको लेकर विपक्ष भी तंज कस रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए बीजेपी ही सब कुछ है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है। चाहे
चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में होंगे। अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है या अजित पवार ने क्या करना है, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वही उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। बयानों से परे अगर देखा जाए तो सीएम कुर्सी के लिए सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आगे लिया जा रहा है। फडणवीस 2014 की बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा रहा महाराष्ट्र के चुनावों का, उसके नतीजों का, और उसके बाद अब जो चिंतन मंथन हो रहा है उसका। आइए कुछ ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं, उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल निकल के आते हैं। क्या बीजेपी नए चेहरे को महाराष्ट्र की कमान सौंपेगी? एक ही बड़ा सवाल है। अब अगर दूसरे सवाल को देखें तो चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटर्स का खासा समर्थन मिला है। एक बड़ा यूं कहूं कि उलटफेर हुआ है। क्या बीजेपी का फैसला फिर हैरान करेगा? यानी मुख्यमंत्री को लेकर के जो कवायद होने वाली है वो किस तरीके की होगी? पुराने चेहरे पर भरोसे या नए चेहरे पर दांव? ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है। हालांकि 3 धड़े हैं और तीनों के पास चेहरे हैं। मोदी लहर के आगे विपक्ष धराशायी। इतनी बुरी और इतनी बड़ी हार की उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। एमएनएस की मान्यता रद्द होने का खतरा, ये एक राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। महाविकास की ओवर कॉन्फिडेंस लेवल हुआ। ये दिख रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और शरद पवार आए थे वो कहीं ना कहीं आंकड़ा पीछे रह गया। क्या बीजेपी नए चेहरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाएगी? चुनाव में बीजेपी को ओबीसी का वोटर्स खास समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। तो अब ये देखते हैं कि कुछ ये सवाल थे, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या फॉर्मूला हो सकता है, किस तरीके का सीएम आ सकता है, किन वजहों से आ सकता है। आइए कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, उसके बाद मैं पैनल के पास लौटूंगा और उस पर पड़ताल करने की कोशिश करूंगा। आइए नजर डालते हैं टीवी स्क्रीन पे। जी, नंबर 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, यानी कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। 6 से 7 विधायक पर 1 मंत्री पद, ये फॉर्मूला है। मायावती ने 230 सीटें जीती हैं। बीजेपी 132 सीटों पर रही, शिवसेना 57 पर और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। बीजेपी के कोटे से 22 से 24 मंत्री बन सकते हैं। वहीं बात करें अजीत गुट की, तो अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। और ये वो फॉर्मूला है जो राजस्थान में हुआ कि नए चेहरे को बनाया जा सकता है सीएम। मध्य प्रदेश का फॉर्मूला यह है कि कैबिनेट मंत्री को सीएम बनाया जा सकता है। और यह भी एक फॉर्मूला है कि मौजूदा सीएम को केंद्रीय कैबिनेट में लाया जा सकता है। और अगर बिहार की बात करें तो ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार को यानी जेडीयू को वहां पर सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी गई। तो तमाम कयास आराइयां हैं जिनको समझा जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन किसी भी फॉर्मूले पर औपचारिक मोहर नहीं लग पाई है। मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी के पास ही आना चाहूंगा कि प्रदीप जी, हमने सारे फॉर्मूले देखे, एक्सपेरिमेंट्स देखे, और आप क्योंकि एक जमाने से पत्रकारिता में है और राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, और जिस तरीके से उठापटक होती रही है उनसे भी अब भली भांति है। क्या लग रहा है कि एक तो थंबिंग मेजोरिटी का आ जाना, जिसकी की उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। हालांकि मैं हरियाणा के चुनाव की बात करूं, वहां तो बिल्कुल भी नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन फिर भी नतीजे बिल्कुल उलट आए। वहां पर एग्जिट पोल कुछ कह रहा था, एग्जैक्ट पोल कुछ हुआ। यहां पर एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल तकरीबन वही रहे, बल्कि मैं कहूं कि एग्जैक्ट पोल जो है वो ज्यादा बेहतर रहा, और ज्यादा बेहतर और रिकॉर्ड नतीजों के साथ बीजेपी को और महायुति को उसने विजय दिलाई। अब
पेच यहां फंसा है कि 3 धड़े हैं, बीजेपी, अजीत गुट और एकनाथ शिंदे। क्या लगता है कि यहां पर भी इन तीनों में से किसी एक के नाम पर मोहर लग सकती है या यहां भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होगा? देखिए, एक तो सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी मेजोरिटी होने के बावजूद बीजेपी जिस तरह से एक अपना एक बड़ा एक असर्टिव रुख रखती है, वो समझ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये सारी बात कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, ये सब है, इसमें वो जो एक एग्रेसिवनेस है बीजेपी की, और जब कितनी बड़ी मेजोरिटी आई है, जहाँ कम होता है वहां भी से ज्यादा असर्ट करते हैं, तो एक तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि किस चेहरे पे मोहर लग सकती है, तो कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि राजस्थान में बिल्कुल एक नई आदमी को बनाया गया जिसकी कोई चर्चा ही में नहीं था। वो इसी यही वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ। तो मोदी साहब जो है वो एक समझिए कि सरप्राइज थ्रो करने के मास्टर हैं। कब क्या करें कुछ है। तो हो सकता है कि हम लोग जो है इस बात को करें लेकिन कुछ और हो। हाँ, एक बात जरूर है कि जहां तक मेरा मानना है कि आरएसएस की भूमिका अगर काफी बड़ी हो गई है, और अगर वो अपने को उनके हाथ में रहा डिसीजन लेना, तब तो फडणवीस ही बनेंगे, क्योंकि वो आरएसएस के नॉमिनी हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर ये वाली बात है, जैसा कि आप बता रहे थे कि भाई विक्ट्री जो है बैकवर्ड क्लासेस की वजह से हुई है, ओबीसी की वजह से हुई है, तब शायद ये है कि उनका चांस जो पीछे आ जाए। और ये एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी मंत्री के फार्मूले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब ये तो हो ही जाएगा, अभी भी हो रहा था, आगे भी होगा। मुझे सब कुछ ये लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन ये शिंदे साहब को दोबारा मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे। अच्छा, चलिए मैं तबरेज के पास आता हूँ। तबरेज, प्रदीप माथुर जी साहब कह रहे हैं कि आकलन कुछ भी लगाया जा सकता है और कुछ भी कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उनकी दावेदारी है, उनके समर्थकों की भी अपनी दावेदारी है कि क्योंकि उनकी जो योजनाएं थी, लाडली बहन योजना, उसको एक बहुत बड़ा समर्थन मिला है पूरे प्रदेश में, और जिसको एक बहुत बड़ी वजह जो है जीत की माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या ये संभव है या कुछ और होना है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन चेहरों पे लड़ा गया। अगर आप कोई नया चेहरा लाते हैं तो फिर जिन चेहरों के दम पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी आई, तो फिर उनके साथ गलत है। देखिए, मराठा वोट, दोनों ही मराठा हैं, वो ब्राह्मण उससे आते हैं, और ओबीसी का बहुत अच्छा समर्थन मिला। तो फडणवीस देखिए पहले मुख्यमंत्री रह चुके, ऐसा नहीं कि ये उप मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे फिर उप मुख्यमंत्री आए, और इतना बड़ा मेजॉरिटी फडणवीस को मिला है। और रही बात शिंदे जी की, शिंदे जी की चेहरे पे भी मिला। जो आप बात कर रहे हैं कि जो योजना थी लाडली बहन, देखिए वो कैबिनेट की सरकार की योजना होती है, और सरकार में तीनों शामिल थे। वो किसी एक की योजना नहीं थी कि अजीत गुट की योजना हमारी योजना नहीं थी, ना बीजेपी की योजना थी, वो एक सरकार की योजना थी। सरकार महायुति की चल रही थी, वो सफल हुई, हम मेजॉरिटी से आए। अब मामला यहाँ बनता है कि मेजॉरिटी के हिसाब से मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। 2.5 साल का सवाल नहीं बनता, क्योंकि हम 3 पार्टनर हैं। अगर हम 2.5 साल करते हैं तो 2 पार्टनर हो गए, तो तीसरे पार्टनर का फिर क्या? तो वो तो कहने वाली बात है, लेकिन यह है कि मेजॉरिटी के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री चुना जाए तो वही सबसे बेटर है। जी, आलोक पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं। आलोक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आलोक जी, आप मुझको सुन पा रहे हैं? आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है जी। आलोक जी, बात ये कर रहे थे कि किस फॉर्मूले पर जो है महायुति सरकार जो है अपना मुख्यमंत्री चुनेगी? क्या वही 2.5 साल वाला फॉर्मूला, या किसी नए चेहरे पर बात, या 3 में से कोई चेहरा? तो वो चेहरा कौन सा? देखिए, महाराष्ट्र में महायुति को जनता ने भारी बहुमत दिया है जी, और वहाँ का जो स्थिति है महाराष्ट्र का जी, और बिल्कुल क्लियर है कि सभी से बात करके और वहाँ के स्वरूप को देखते हुए जी, वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करना है। इसमें कोई अभी जल्दबाजी नहीं है। सारे नेताओं से, तीनों दलों के लोगों से बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी इसका सामने आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में एक मजबूत जो गठबंधन है उसके अनुरूप काम होगा। नहीं, वो तो ठीक है, ये एक बड़ी सीधी सादी सी बात है, लेकिन क्योंकि 3 अलग अलग विचारधाराओं के लोग, 3 अलग अलग पार्टियों के लोग, उनके समर्थकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें, उमंगे वो भी हैं, और नेताओं का जाहिर सी बात है कोई नेता पीछे रहने नहीं चाहता। ऐसे में
क्या लगता है कि अगर एक कोई बड़ा नाम, अगर अब हिस्सेदारी की बात करें तो बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जो है वहाँ पर विक्ट्री हासिल की है, तो बड़ी पार्टी एक बड़ा नतीजा लेकर के सामने आई है, तो क्या पहले दावेदारी ये मानी जाए कि उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर रहेगा? ये जाहिर सी बात है। और भाई लोग तो कहेंगे बीजेपी सबसे ज्यादा अगर दल है, सबसे ज्यादा उसके नंबर हैं, हाँ। तो जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ सभी का अपना महत्व है। शिवसेना का भी महत्व है, शिंदे जी का भी महत्व है, अजीत दादा पवार जी का भी महत्व है। तो सबके महत्व को देख करके कि जल्दीबाजी नहीं होगी, एक अच्छा रास्ता निकाला जाएगा जो सबको स्वीकार्य हो, क्योंकि एक मजबूत सरकार चलानी है, एक विकास करने की योजना बना करके सरकार चलानी है और महाराष्ट्र के लोगों को जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और कोई टीका टिप्पणी भी न कर सके। जी जैसे आलोक जी, लेकिन क्या है, समय बहुत कम है, फैसला आपको लेना होगा। पहले से ही 26 तारीख का जो दिन है वो निकल गया है। अगर आगे गए तो स्थिति कुछ और होगी। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उससे पहले आपको अपनी सरकार का भी एक चेहरा तय कर देना होगा, वरना कुछ और भी दिक्कतें सामने आ जाएंगी जो मुझे लगता है कि आगे की दिक्कतों को और बढ़ा पाएगी। तो ऐसे में मैं यूं कहूं कि आज का जो समय है आपके पास, इस लिमिटेड, इस सीमित समय के बीच में ये फैसला लेना बहुत जरूरी है। अभी जानकारी नहीं है, अभी मीटिंगें चल रही हैं, लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सारे लोग दिल्ली में हैं जी, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। लेकिन निर्णय महायुति में जितने लोग हैं, जितने दल हैं, सबके मिश्रण निर्णय से होगा और अच्छा निर्णय होगा जो सबको स्वीकार्य होगा। और बिल्कुल वहां के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, शिवसेना को प्यार दिया, सारे लोगों को दिया है, अजीत दादा पवार को जो स्नेह दिया है। जहां लोग बोल रहे थे गद्दार गद्दार, अब गद्दार कौन है महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है। और इसको अभी जो निर्णय होगा वो भी वहां के जनता के निर्णय के अनुरूप और एक मजबूत सरकार बनकर के तैयार होगी जो महाराष्ट्र के विकास। ठीक है, महाराष्ट्र के विकास के लिए एक नया चेहरा और बड़ा चेहरा, और इसी तरीके से आएगा जो मराठी मानुष के लिए विकास की बात कर पाएगा और पूरे महाराष्ट्र को आगे लेके चल के जाएगा, ऐसा कहना अनूप पांडे जी का। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल बार बार उठा और उसी वक्त उठा खास तौर से जैसे ही नतीजे अगाड़ी महाअगाड़ी के खिलाफ आने शुरू हुए, कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो सबसे पहला बयान संजय राउत का है कि गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है। क्या लगता है, हारने के बाद गड़बड़ नजर आती है, जीतने के बाद सब कुछ ठीक होता है? नहीं, देखिए ये महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं ये सचमुच जो है थोड़ा समझ में ना आने वाले हैं। अच्छा, एक बड़ी सीधी सी बात यह है कि इनको इतनी सीटें मिलेंगी, ये बात ना किसी बीजेपी वाले ने कही, ना उस प्रेस ने कही जो कि इनका समर्थक है, और ना किसी और ने कही। तो इस तरह का जो नतीजा, अच्छा आप देखिए कि एग्जिट पोल में भी ये बात नहीं कही गई, ये तो कहा गया बड़ा मुकाबला है और महायुति को थोड़ी सी लीड है, ये तो कहा गया, मतलब अदरवाइज किसी ने नहीं कहा, जबकि सबको पता है कि एग्जिट पोल की कई एजेंसी जो पूरी तरह बीजेपी को आगे बढ़ाती हैं, सब कुछ करती हैं। अच्छी बात, एक बात और जो नहीं समझ में आती वो ये है कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे, इवन छोटे लीडर जैसे के कुमार जैसे लीडर, प्रताप इमरानगढ़ी जैसे लीडर, इनकी सभाओं में लाखों की भीड़ आ रही थी। मतलब आपने देखा होगा राहुल गांधी जा रहे थे, छोटे की आग रही थी। इसके अगेंस्ट हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं या अमित शाह साहब हैं, इनकी मीटिंग भीड़ नहीं थी बिल्कुल, उसमें खाली कुर्सियां दिखाई गई। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जो फोटो आ रही थी गलत आ रही थी। अगर मान लीजिए गलत होती, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है कहते कि साहब ये गलत फोटो दिखा रहे हैं, मतलब ये सब है कि जो भीड़ थी वो सही थी। तो अब सवाल ये कि भीड़ जो है, आपकी जनता जो है आपकी मीटिंग में जाएगी और आप वोट नहीं देगी, ये बात समझ में नहीं आती है मतलब। और जहां तक मेरा ख्याल है कि ये गेन है या लाडली बहन है, ये है, मैं नहीं समझता कि 5-6 महीने में कोई इतना जबरदस्त इसमें आ जाएगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा सब है। मेरा मानना यह है कि जो भी है, मैं इस पोजीशन में नहीं कहूँ कि कोई गड़बड़ हुई है नहीं हुई है, ये सब है। लेकिन तभी मेरा ये मानना है कि देश में संविधान के हक में, जनतंत्र के हक में, एक लोकतंत्र की जिसके लग में जो इलेक्शन कमीशन है, इट मस्ट कम क्लीन।
देखिए, जैसे कहा जाता है कि यदि कि वो लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आज देखिए वो एक याचिका दोबारा से गई थी कि बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया, खारिज ही कर दिया कि जब आप जीतते हैं तब आप सवाल नहीं उठाते, जब हारे तब आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। कि इसमें बेईमानी हुई है। मेरा कहने का सिर्फ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये इसको फेयर होनी काफी नहीं है। इट मस्ट देयर शुड बी पब्लिक परसेप्शन की फेयर है, मतलब जो नहीं हो पा रहा है, मतलब अच्छा। ये मेरा मतलब है कि वो जैसे कहा जाता है कि यू शुड नॉट ओनली बी डूइंग जस्टिस, यू शुड आल्सो बी सीन डूइंग जस्टिस, मतलब तो इलेक्शन कमीशन को जो भी बात है ऐसा करना चाहिए कि कहीं कोई संदेह की गुंजाइश ही ना रहे इसके ऊपर। ये मेरा कहना है। मैं अभी वापस लौटूंगा, अभी वक्त है मेरे लिए ब्रेक का। ब्रेक के बाद में मैं बात करूंगा जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है उसने तूल पकड़ा हुआ, लेकिन इंतजार ये है कि महाराष्ट्र का महाराजा अब जल्द बन जाए और मराठी मानुष को एक उसका प्रतिनिधित्व मिल जाए। कहीं ना जाइए, देखते रहिए देश न्यूज, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं संविधान की। देश के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, हमारा संविधान प्रगतिशील और समावेशी है। इस दौरान एक अजीब घटना घटी। घटना राहुल गांधी के साथ घटी। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी थोड़े कंफ्यूज से नजर आए। मंच पर सभी लोगों को मोमेंटो लॉन्च करने के लिए दिया गया। इसी दौरान हरिवंश ने तमाम नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी को भी मोमेंटो दिया। राहुल गांधी के हाथ में जैसे ही मोमेंटो आया वो थोड़े कंफ्यूज से नजर आए। वो मोमेंटो को उलट पलट कर देखने लगे। इस दौरान सभी नेता मोमेंटो को सामने की ओर रखकर फोटो खिंचवाने लगे। संविधान दिवस के इस मौके पर राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से यानी कि कांग्रेस ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। और अचानक हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने बात करनी शुरू करी दलितों की और उनका माइक बंद हो गया। देखिए किस तरीके से बंद हो गया और राहुल गांधी ने क्या कहा। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग है, मगर पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। कितना है कोई नहीं जानता है। तो अगर आप जोड़ लें 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% अच्छा, बड़ी अजीब सी स्थिति होती है प्रदीप माथुर जी और परवेज जी कि जब कोई नेता और बिल्कुल शीर्ष नेता मुद्दों की बात कर रहा हो, इतने बड़े माहौल में मजमे में बात कर रहा हो और ऐसी ही बात पे माइक बंद हो जाए। जैसा कि एक बार पहले संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता था, वहाँ तो बंद कर दिया गया और यहाँ बंद हो गया। प्रदीप जी इसे क्या कहें, कोइंसिडेंट कहें, इत्तेफाक कहें, या यूं कहें कि उस मुद्दे पर शायद राहुल गांधी बोलना नहीं चाहते या लोग सुनना नहीं चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि वैसे तो इसको एक कोइंसिडेंसी कहा जा सकता है जी, लेकिन मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह का छोटापन ये सरकार अक्सर दिखाती है तो इसको जो है हो सकता है कि डेलिबरेटली भी किया गया हो, मतलब मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन प्रदीप जी ये तो कांग्रेस का अपना कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है, वहां कोई विपक्ष का नेता नहीं है, वहां कोई भी नहीं है। नहीं, अब नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे कार्यकर्ता, अधिकारी, नेता तमाम के तमाम कांग्रेस के हैं और कोई भी नहीं है। वहां कौन माइक बंद करेगा? अब आप कहें कि जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने माइक बंद कर दिया तो
कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, चलिए ये तो खैर नहीं हो सकता है, तो अब इसमें तो फिर कोइंसिडेंस कहा जाएगा ये, अगर इसका गिर के लोग थे लेकिन इसका बंद होना जो है, और वो भी दलितों की बात करते हुए कुछ अजीब सा लगता है। कैसे आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी जी, पर ये मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका देखिए महाराष्ट्र में संविधान बचाओ क्यों नहीं चला, बहुत कोशिश कर ली, बहुत रैलियां कर ली, तो देखिए आपदा में अवसर ढूंढे हर जगह चाहते हैं कि अगर कोई भी कोइंसिडेंस होता है तो हम इसे पब्लिक को बहकाने का काम कर लें, तो ऐसा हर जगह नहीं होता। आप अपनी बात को दूसरे माइक से पहुंचा सकते हैं, आपके लिए प्रेस खड़ी है, प्रेस भी वही दिखा रही है, आप प्रेस के सामने बोल सकते हैं, माइक बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो कोइंसिडेंस। चलिए बात कर रहे हैं, अनूप पांडे जी मेरे साथ मौजूद है बीजेपी से। अनूप भी क्या कहें, कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी लगातार जो है संविधान बचाओ यात्रा, न्याय यात्रा, तमाम यात्राएं निकाल रही है, क्या लग रहा है कि वाकई जो संविधान है उसकी रूपरेखा को, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, या सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जो आरोप कांग्रेस या राहुल गांधी लगा रहे हैं? राहुल गांधी को इतिहास में जाना पड़ेगा और उनको पढ़ना लिखना पड़ेगा। संविधान को सबसे ज्यादा चोट अगर किसी ने पहुंचाया है 1975 में। अनूप जी ऑडियो बढ़ा दिए थोड़ी सी अपनी। इमरजेंसी लगा करके और संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा। अच्छा, एक से ज्यादा लोग जेल में। खैर ठीक, राहुल गांधी जी कई तरह के स्टंट करते रहते, हो सकता है उन्होंने ही पहले से प्लानिंग कर रखी हो, हम दलितों की बात करेंगे थोड़ा माइक बंद कर दिया जाए। अच्छा है, तो राहुल गांधी जी का जो अभी तक का एक सीरियस पॉलिटिशियन के तरीके से देश की जनता के सामने नजर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को आरोप लगाते हैं कि राहुल जी की छवि बिगाड़ी गई, राहुल जी का पूरा कैरियर भाजपा ने ऐसे किया वैसे किया, तो आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हैं तो कुछ न कुछ कारण जरूर हो। जी उनको नहीं बोला, उन्होंने लोकसभा के अंदर ही बोला मुझे पप्पू बोला जाता है, तो भाई काम जैसे तो जनता वैसे बोलेगी। चले, अब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव था और चुनाव अलमारी लेके और उसमें से अडानी जी को निकाल रहे हैं, ये सब बच्चों जैसी हरकत राहुल गांधी जी इस उम्र में भी कर रहे हैं। चलिए मैं प्रदीप माथुर जी को चर्चा में ले लेता हूं। अनूप जी आप बने रहे, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। प्रदीप माथुर जी लगातार इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात रखते हैं, साफ गोई से बात रखते हैं। प्रदीप जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि राहुल गांधी इमेच्योर हैं, वाकई उस तरीके की उनके अंदर वो संजीदगी नहीं आई है, या जनता जो इस देश की है वो उनको संजीदगी से नहीं ले रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मैच्योरिटी की बात जो है, मुझे लगता है कि ये नॉन पॉलिटिकल बात है जी। और ये कहना कोई मैच्योर है क्या है, जैसे मैंने कई बार लोगों से कहा कि आप उन्हें पप्पू कहते हैं, तो ऐसा नहीं है मुझे राहुल गांधी से कोई मेरी बड़ी मित्रता है या मैं जानता, मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं, लेकिन एक जनरल बात यह कि जब आपने किसी को पप्पू कहा तो आप डिफाइन तो करिए कि पप्पू कौन कौन होता है, उसका 1 2 3 4 5 लक्षण बताइए पप्पू के। आपके कहने से थोड़ी कोई मान लेगा कोई है। मैच्योरिटी की बात करना, ये कहना कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो ये बात बेबुनियाद है। मतलब आपने किसी को कहा कि आप भ्रष्ट है तो आप प्रूव करिए भ्रष्ट है। अब भ्रष्टाचार के नाम पे इतने नेता जो है जेल में भेजे गए, एक भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? ये सब है, तो जो भी बात की जाए वैसी है, ये तो कोई भी किसको कह सकता है। मतलब तो मेरा मतलब ये है कि इन बातों में कोई दम नहीं है कि आप उसको कह दें। नहीं, लेकिन जिस तरीके से यात्राएं उन्होंने निकाली, कहीं ना कहीं इतना तो जरूर लगता है कि जो कांग्रेस कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही थी, इसको कुछ ना कुछ उसकी जड़ों में पानी गया। नहीं, वो तो बस जाहिर है कि कितने एमपीज आए। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात देखिए, बड़ी मजेदार बात ये है जो आप लोग नहीं समझते हैं चुनाव में, कि वोट प्रतिशत देखिए आप कितना है। मुझे अगर ठीक से याद है तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस को टोटल पूल वोट ज्यादा मिले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये दोनों पार्टी चुनाव के नतीजे भी सामने आए। हाँ, इस बार भी बहुत अच्छी वोट्स मिली है। सवाल ये कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आप किसी को कंडम कर रहे हैं, क्या राजनीति है, एक दल पीछे एक आगे है, कुछ और है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ आज ये बाहर है, राहुल गांधी और कांग्रेस बाहर है, तो उन्होंने कुछ बेवकूफियां करी, तभी जनता ने इनको नहीं नकारा। अब ये मेहनत करेंगे, जनता इनको ले आएगी, फिर इनको करेगी। तो मेरा मतलब ये है कि एक अगर विपक्ष का है या कोई लीडर है या कार्ड करना में ठीक है, वो नहीं है पावर में, कल को पावर में आ जाएगी। ये तो राजनीति का खेल है, वो चलता रहता है। तो जिस तरह से ये लोग बात करते हैं और जिस तरह से उनको
एक रन डाउन करने की बात करते हैं वो गलत है। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी भी इसी तरह की बातें करने लगे मोदी के खिलाफ। मतलब आप पॉलिटिक्स में बात करिए कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे ना बात करा जाए, मतलब व्यक्तिगत आरोप नहीं व्यक्तिगत लगाने चाहिए। आप सियासत में हैं, सियासी बातें करिए, उसमें अब ये परिवारवाद की बात कही जाती है। अब परिवारवाद की बात में ये क्या, जनता एक परिवार को वोट दे रही है तो आप उसे परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा बेटा जो है वो पॉलिटिक्स में आता है, जनता उसे वोट देती है, तो क्या मैं उसको इसीलिए राजनीति से बाहर कर दूं कि वो मेरा बेटा है? मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना इसका। ठीक है, मैं तबरेज को वापस ले। तबरेज क्या कहेंगे? देखिए, क्या वाकई आपकी पार्टी भी और आपके नेता भी राहुल गांधी को उसी परसेप्शन के साथ? पहले तो आप ऐसा कोई बयान दिखा दीजिए किसी बड़े नेता को जिन्होंने किसी मंच से इनको पप्पू कहा हो। एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो इन्होंने सीरियसली ले लिया। हाँ। ये किसी बड़े नेता ने आज तक एक भी स्टेटमेंट किसी का नहीं है। बीजेपी नेता तो खुद कह रहे हैं। बीजेपी नेता, आप किसी बड़े नेता की बात करो ना, हाँ। किसी बड़े नेता का आप एक स्टेटमेंट उठा लीजिए, एक बाइट दिखा दीजिए जो राहुल गांधी को पप्पू कहा हो। ठीक है। एक सोशल मीडिया का नहीं, क्षमा करें, ये बात गलत है। मैं आपको 10 वैसे बता सकता हूँ मैंने कहा बड़े नेता, मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई छोटा प्रवक्ता आ जाता है, कोई छोटा बंदा आ जाता है जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसकी बात कर रहा, मैं एक बड़े नेता, एक गंभीर नेता की बात कर रहा हूँ। आज तक किसी ने किसी मंच से उनको पप्पू नहीं कहा। एक सोशल मीडिया का मैटर है जो सोशल मीडिया का मैटर, सोशल मीडिया में लोग कुछ भी कहें, सोशल मीडिया, एक्टिव मीडिया में भी और बड़े नेताओं ने भी मीडिया ने बनाया सोशल मीडिया पे पहला मीडिया अपने मीडिया के पास आप कुछ देंगे तभी आप देंगे। आप बात करें क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं। अगर आप स्टूडियो में नहीं बैठे होते तो आप बात कहाँ से करते? मीडिया एक माध्यम है। प्रधानमंत्री को हर एक मीटिंग में युवराज कहते हैं, ये युवराज कहते हैं, पप्पू नहीं कहा। पप्पू और युवराज आप रन डाउन कर ही रहे हैं। युवराज का मतलब आप मीनिंग पे जा रहे हैं। इन्होंने महेश शर्मा यहाँ आपके नोएडा के मंत्री, इन्होंने कहा पप्पू, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं किसी कैबिनेट, किसी बड़े नेता, फिर मैं अपनी बात हो रहा हूँ, किसी बड़े नेता ने इनको कभी भी पप्पू नहीं कहा। चले मैं आते हैं, संविधान की बात कर रहे थे, तभी हम संविधान पे रहते हैं। संविधान को क्या लग रहा है कि वाकई जो मौजूदा सरकार है वो संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, उसको खत्म करना चाहती है या अपनी मंशा के मुताबिक लाना चाहती है? मुझसे पूछ रहे हैं आप, तबरेज को ले लेते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा संशोधन किसके टाइम पर हुए? जी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सबसे ज्यादा सरकारें नहीं की रही है संशोधन। हाँ। सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसके टाइम पर हुए? ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुए। अब आप 14 साल से उठा, अब बात 2014 की बात अगर कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि कहीं कोई संविधान में इस तरीके की छेड़छाड़ हुई है अभी तक? कोई अमेंडमेंट आया है बड़ा जिससे कि संविधान की मूल चीजों पे कुठाराघात हुआ हो? आप एक बता दीजिए कोई संविधान हो। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, बहुत पुराने हैं, मुझसे बड़े हमारे वरिष्ठ हैं, बता दीजिए एक अमेंडमेंट आया? ठीक है, ठीक। प्रदीप जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि अमेंडमेंट की बात नहीं है, बात सीधी सीधी ये है कि आपका संविधान में विश्वास है या नहीं है, यहाँ से बात होती है। मतलब सबको मालूम है कि आरएसएस ने, जो कि बीजेपी का आइडियोलॉजिकल वो है, स्प्रिंग सोर्स है, उसने संविधान को अपोज किया, सबको मालूम है। वो ये मानते ही नहीं संविधान, मतलब आज भी सब तमाम बातें की जाती हैं, ये सब है। तो सवाल इसका है ही नहीं कि क्या है। सवाल ये है कि देखिए, आज़ादी के बाद एक चीज़ डेवलप हुई जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब आइडिया ऑफ इंडिया क्या था कि देश जो है गांधीवाद के मार्ग पे चलेगा, आगे सब लोग बराबर होंगे, एक खास तरह का एक सेकुलर पॉलिटी आएगी देश में। मतलब एक समाजवाद की बात क्या कही, समाजवाद कोई आइडियोलॉजी, समाजवाद की बात थी कि हर आदमी के आर्थिक हितों को देखा जाएगा, इक्वलिटी आएगी जो हमारे संविधान में बताया। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बीजेपी की राय उससे अलग है, जो कि आइडिया ऑफ इंडिया था ऑलरेडी, तमाम मालूम आइडिया ऑफ इंडिया, तो उसमें संविधान भी आता है। राय अलग होना और संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ दोनों अलग है। अनूप जी को लेते चर्चा में। अनूप जी क्या कहें? प्रदीप जी का कहना है कि जो मूल भावना है, जो संविधान जो चाहता है, बीजेपी उसके बरक्स जा रही है, क्या लगता है आपको? अनूप जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है। तबरेज जी बताएं। मैं यही कह रहा था, अभी तक 10-15 साल हम सरकार संशोधन की बात नहीं कर रहे। देखिए, एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि संविधान को पूरी तरीके से जो रूट लेवल की जो पार्टीज हैं, जो संगठन है, वो उसको स्वीकार नहीं करती, ये आरोप लगा रहे हैं प्रदीप जी। मैं आरोप, देखिए नीचे क्या चल रहा, अब मेन
हमेशा इन्होंने प्रोपेगेंडा ये फैलाया कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में कैसे होगा? संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ क्या आम पब्लिक कर देगी, क्या पॉलिटिशियन कर देंगे जब तक वो संसद में ना जाएंगे? ये एक लीगल मैटर है, इसमें आम आदमी को सिर्फ बहकाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत गहरा है और वो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार वर्डिक्ट में यही कहा है कि ये संभव नहीं है। लेकिन संसद में तो किया जा सकता है। नहीं देखिए, संसद में किया जा सकता है। क्या अभी तक किया गया? क्या उसकी कोई पहल हुई? एक बार भी नहीं हुई। सिर्फ एक बार उठाया, पब्लिक को समझाया कि भाई संविधान खतरे में। खतरे में मतलब कैसे खतरे में है? एक स्टेप आप बता दीजिए कि संसद में उठाया गया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए संविधान की जो मूल भावना है उसके अगेंस्ट काम हो रहा है। और संविधान की मूल भावना जो है वो क्या है कि समाज में इक्वलिटी हो, कहीं कुछ बात ना हो, सब जितने भी मजहब के लोग हैं सब बराबर हो। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी आपको सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं है नहीं, मैं एक छोटी सी आपको छोटी, अगर योगी जी महाराष्ट्र में जाके कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, क्या प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई बयान है? उन्होंने कहा एक है, सेफ है। ये किसी धर्म के लिए पर्टिकुलर नहीं कहा गया। तो इसको आप ये नहीं मोड़ सकते कि उन्होंने कहा कि जी हम बात कर रहे हैं। प्रदीप नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। 1991 में एक कानून पास हुआ कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उनके बारे में उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो उनकी स्थिति है 47 में थी वो बरकरार रहेगी। ये सब है। मतलब इसके बाद भी अपने देखेंगे 10 जगह सवाल उठाए जा रहे हैं। बनारस में उठाया जा रहा है, वाराणसी में आपकी ज्ञान वापी का, मथुरा में उठाया जा रहा है, अब संभल में हो रहा है। मतलब तो सवाल ये है, अच्छा ये सब बातें जो है गवर्नमेंट की शय के साथ हो रही हैं, वरना हो ही नहीं सकता। सवाल ये कि जब आप संविधान की मूल भावना के साथ नहीं चल रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं आप किसी मामले में, तो आप उसमें संशोधन की बात कहाँ से आती है? संशोधन की जरूरत ही नहीं है, आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, संशोधन क्या करेंगे आप उसका? पहले मैं इस पर देखिए, ये जितने भी सर्वे के ऑर्डर हैं वो कोर्ट के द्वारा आए हैं, ना कि सरकार के द्वारा आए। पिटीशन कोर्ट में फाइल हुई, कोर्ट ने कहा ठीक है आप सर्वे कर लीजिए, हम सर्वे कर रहे हैं। अगर सर्वे में आता है तो कोर्ट बैठी है ना जवाब देने के लिए। कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, ना कि सरकार के ऑर्डर से। सर्वे सवाल ही कहाँ उठता है? सर्वे का सवाल ही नहीं उठता है। आप किसी भी देखिए, किसी कोई भी अगर जमीन का जब एक बड़ा वर्डिक्ट दे दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उसके बाद उन मुद्दों को छूने की जरूरत क्या है? सवाल ये उठाया प्रदीप जी ने। सर ये दोनों देखिए, मैं क्योंकि जो वहां पर कोर्ट में लेके भी जा रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, पार्टी को बिलोंग करते हैं और वही जा रहे हैं। वो आप जैसे लोग नहीं जा रहे। सवाल प्रदीप जी का ये है। नहीं, प्रदीप जी का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात ये कि मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोर्ट बिना सबूत के किसी भी चीज को बिना उसके ऑर्डर नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है तो आप अपर कोर्ट है, आप चैलेंज करिए, वहां से ऑर्डर आए तो उसको चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई देश से। सुप्रीम कोर्ट न्याय अभी जिंदा है और चल रहा है, उसी की तरीके से देश चलेगा। देश किसी बहकाने से संविधान खतरे में से नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा और संविधान चलता है, आगे भी चलता रहेगा। अरुण जी आपका एक वक्तव्य ले लेता हूँ। बात आपसे नहीं हो पाई। क्या कांग्रेस जिस तरीके का आरोप लगा रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है और जो सरकार है मौजूदा सरकार वो इसमें विश्वास नहीं रखती है? बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे कि राहुल गांधी जी का माइक बंद हो गया था। यहाँ पर अनूप जी से भी बात नहीं हो पा रही है। प्रदीप माधव जी के पास ही आता हूँ। प्रदीप जी, जिस तरीके की चीज़ें आपने कही और सामने भी आ रही हैं, उससे एक बड़ा तबका जो है वो विचलित है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। हालांकि तबरेज़ जी उसी तबके से आते हैं, लेकिन पार्टी लाइन से वो हट के बात नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन क्या फिज़ा में उस तरीके की जो बू है वो नहीं आ रही? ऐसा है कि हमारा जो एक सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट था, उसमें यह था कि हमें किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस धर्म का कोई काम करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सब है। लेकिन सरकार के जो नेता हैं या बड़ी पदों पे बैठे हैं वो ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि उन्हें नहीं दिखाना चाहिए कि वो किसी एक खास रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा जो है क्या कहना चाहिए वो पक्षपात कर रहे हैं, उसके हक में जा रहे हैं। मतलब ये एक जनरल मामला था। कई तमाम ऐसे काम होते हैं जो कि आपको जो है क्या करना चाहिए नहीं करने होते हैं चाहते हुए भी, जबकि आप एक खास कुर्सी पे बैठे होते हैं। मतलब
जैसे मान लीजिए मैं एडिटर था, कोई ऐसी एक खबरें आती थी या ऐसा कोई रिपोर्टर लिखता था जिसे मैं नहीं लाइक करता था, लेकिन तब भी मुझे लेनी पड़ती थी खबर, क्योंकि अगर खबर में दब होता था या रिपोर्टर जो है वो अच्छा लिखता था। मतलब तो कहने का मतलब जब आप एक पद पे होते हैं तो आपको तमाम अपनी जो मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स, उनको आपको दरकिनार करना पड़ता है। मतलब मोदी जी हिंदुओं के बहुत अच्छे हिंदू हो, पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, जो चाहे करें, मतलब योगी जो भी चाहे करें, सब करें, लेकिन उनको ही नहीं करना चाहिए। जब वो करते हैं तो पूरी से स्टेट मशीनरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब अब आपको उसको करिए, सब बात है। मतलब जहां तक मान लीजिए कोई बड़ी चीज है, कोई भी चीज है, उसको मैनेज करने में लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो समझ में आता है। मतलब ठीक है, वो आप कर दीजिए, मतलब लेकिन उसके उसमें क्या करना चाहिए, उनको पार्ट होना है या उसको एक वो बराबर समझो है, ये बात गलत है। आप ये सरकारें जो नेता है वो पार्टी बन जाते हैं जी। तब क्या कहेंगे? ये मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं क्योंकि जब ये मामला आया सामने और ये नारा सामने आएगा बटे हुए तो कटेंगे, तो वो अजीत पवार ने सीधा कन्नी काटी और एक तरफ हो गए। हालांकि उनको उसका फायदा नजर आया और मीडिया के सामने भी उन्होंने साफ कहा कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है और हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। क्या इस तरीके के बयान, प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं तो आप पूरी जनता के लिए होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं, पूरे राज्य के लिए होते हैं, तो आपको सबकी बात करनी पड़ती है, किसी एक खास तबके की बात नहीं करनी होती। यही मेन है। देखिए, हमारी पार्टी ने भी साइडलाइन किया, प्रधानमंत्री जी ने भी साइडलाइन कर दिया। उन्होंने उस मुद्दे को वहां दोहराया नहीं, बल्कि ये कहा कि हम नेक हैं, सेफ हैं। हमारी पार्टी लाइन की भी यही है कि हम साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी भी किसी हमारी पार्टी लाइन हो या हम सहयोगी हैं, सहयोगी होने के नाते भी हम अपनी पार्टी लाइन बिल्कुल अलग रखते हैं कि हमारे लिए सभी बराबर है। हमने महाराष्ट्र में नहीं होने दिया। महाराष्ट्र में इतना बड़ा जो तबका था, इतने वोट कहाँ से आए, इतनी सीटें कहाँ से आई, क्योंकि हम सबको साथ लेके चले। ठीक है, लेकिन उस पर डेंट डाल दिया है। प्रदीप जी कहते हैं कि ये चुनाव उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए था। हालांकि एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं, लेकिन एग्जिट पोल कभी भी कुछ भी कहते हैं, वो कोई अंतिम भविष्यवाणी नहीं है। हमने हरियाणा में देखा, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, नतीजे कुछ निकल के आए। महाराष्ट्र में कुछ हो रहा था, वहाँ कुछ और। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो आप एग्जिट पोल को आप छोड़ दीजिए कि आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके और सर्वे करा करके और एग्जिट पोल दे देंगे, उसको अंतिम सत्य मान लिया जाए, ये खामख्याली भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा को जो लेकर के चल रहे हैं बार बार, उससे प्रदीप जी कांग्रेस को उस तरीके का मैं यूं कहूं कि उठान मिल पाया है, या कांग्रेस की जड़ों में उस तरीके का पानी जा पाया है जिसकी दरकार है? क्योंकि वो कहीं पर भी कॉन्स्टेंटली चीजें नजर आती नहीं है। कभी एक चीज आपके हाथ में आती है, दूसरी छटक जाती है। तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे उनके पास हैं, मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, नाम सुनने में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो कहीं भी इनकैश होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ए हो या बी हो, अंतिम लक्ष्य जो है वो सत्ता तक पहुंचना है, सरकार बनाना है। नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक ये वाली बात है, संविधान की बात है जी, इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो संविधान बचाओ का जो मुद्दा उठाया है, इसकी एक राजनीतिक इसके पीछे उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है ये बताने का कि भाई आरक्षण खतरे में है, और जब संविधान बचाओ की बात होगी तो आरक्षण खतरे में नहीं रहेगा। इससे वो जो है कहना चाहिए ओबीसी को, दलित को एक मैसेज देना चाहते हैं। जनगणना की बात कर रहे हैं ना, उसको एक दलित को उसको मैसेज देना चाहते हैं, ये कि पॉलिटिकल उनकी स्ट्रेटेजी उसका पार्ट है ये। मतलब ये संविधान बचाओ, तो मैं ये वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसकी एक राजनीतिक उसकी एक वो है, उनकी एक क्या करना चाहिए उनकी स्ट्रेटेजी है। तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन तब भी मैं ये कहता हूं कि संविधान का जो है खतरा ये है, आप जो है सुबह शाम बैठ करके नेहरू को गाली देते हैं, 60 साल बाद, मतलब तमाम उल्टी सीधी बातें करते हैं। गांधी को भी कहा जाने लगा है, महात्मा गांधी को गद्दार कहा जाने लगा है। मतलब उसका जो क्या कहना चाहिए, उनका किलर है जो कि बिल्कुल एक जानवर था, बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा, उसको आप जो है क्या कहना चाहिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब तो आप ये देश को किधर ले जाना चाहते हैं, मतलब कहना चाहते हैं आप देश का? आपको कम से कम जो देश की जो पूर्वज है वो है, कोई भी कंट्री अपने जो पुराने नेताओं को या ऐसे नेताओं को जो कि आजादी की फोरफ्रंट में रहे, वो नहीं करता है। आप उसको गांधी को गद्दार, और कोई सरकार ये नहीं, मतलब अब ये कौन सी राजनीतिक कल्चर आप ला रहे हैं? तबरेज कमेंट आपका? कमेंट ये है, देखिए राहुल गांधी अगर एक ही मुद्दे को जो संविधान बचाओ को लेकर चले, लेकिन कोई विजन क्या है? 10 साल का विजन, 5 साल का विजन आज तक पेश नहीं कर पाए। जनता देखिए मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी थोड़ी सी
कोविड के बाद से बढ़ी है। नहीं, प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं उससे आप कितना नहीं, समर्थन मैं वही करते कह रहा हैं? हूँ, देखिए विजन जरूरी होता है। आप अगर एक मुद्दे को लेकर चलिए, संविधान नहीं, आप 5 साल का विजन दीजिए। आपके मुद्दों में वो दिखना चाहिए, आपके भाषण में वो विजन दिखना चाहिए। आप क्या विजन दे रहे हो? आपके पास आगे 5 साल का क्या योजनाएं हैं, वो योजनाएं क्यों नहीं हिट कर रही हैं? पीछे जाने की वजह है कि आपके पास 10 साल का विजन नहीं है। अगर आप आज 10 खाली एक आप संविधान बचाने से आप अगर एक स्टेट में आ भी जाते हैं या थोड़े बहुत सीटें ले आते हैं, 99 हुई, 199 नहीं हुई, आपके पास विजन नहीं, आप विजन दे दीजिए, चीजें बदलेंगी। सत्ता परिवर्तन होता है, जनता इससे रूठती है, उसको उठाती है, लेकिन जनता तब तक उसके साथ रहती है जिसके पास विजन है। चलिए, बहुत शुक्रिया तबरेज आपका और प्रदीप माथुर जी आपका, पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से मुद्दे निकल के आते हैं और मुद्दे हर रोज निकलते हैं, नए नए मुद्दे निकलते हैं, और खास करके जब चुनावी बेला हो तो मुद्दों को रंग कुछ और भी चढ़ा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए। किसी के मुद्दे कुछ है, किसी के मुद्दे कुछ है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, वो पड़ी हुई कुर्सी जो पहुंचती है सीधे तरीके से संसद, पार्लियामेंट। बहरहाल ये नेताओं की राजनीति है, चलती रहेगी और हम भी चलते रहेंगे और हमारा देश न्यूज़ भी चलता रहेगा। फिलहाल इतने ही, कल एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए देश न्यूज़। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है।